गोदान प्रेमचंद की सर्वोत्तम कृति, जिसमें उन्होंने ग्राम और शहर की दो कथाओं का यथार्थ रूप में संतुलित सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है। गोदान होरी की कहानी है, उस होरी की जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके। इसलिए वो दूसरों को प्रसन्न रखने का भी प्रयास करता है, किंतु उसे इसका फल नहीं मिलता और अपनी मर्यादा नहीं बचा पाता। अंततः वह तब तक के अपने जीवन की होम कर देता है। यह केवल होरी की नहीं, अपितु उस काल के हर एक भारतीय किसान की आत्मकथा है। चलिए अब इसके अगले अध्याय 4 का अध्ययन करते हैं। जेठ की उदास और गर्म संध्या सिमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे। बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते। उनके सिपाही पीली वर्दियां डालते, नीली साफे बांधे जनता पर रोब जमाते फिरते। नौकर उजले कुर्ते और केसरिया पागा बांधे मेहमान और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वारा के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वो जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओकार नाथ है। अपने दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्हें देश की चिंता ने घुला डाला। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में है, वो एक वकील हैं, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और तालुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और पंक्तन पजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठी हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हैं। आज सारे इलाके के आसामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट देंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन को के दे दिए हैं और एक गुलाबी मिर्चई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक काछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगाए राजा जनक का माली बन गया है और एक गरूर से इतना फूल उठा है मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। गरूर यहाँ हम लोग गुरूर को कह रहे हैं। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग जिस पर सरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओकार नाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही एक वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुषी योग होगा, उसके बाद एक प्रहसन नाटक। कोई अच्छा ना मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटे में भी खत्म ना हो, और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ ना समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रश्न लिख डाला जो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। ओंकारनाथ राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी में ही चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे में ही अपना प्रकाश दिखाता है, उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की कोई भी चेष्टा नहीं की। पंडित ओंकारनाथ ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तनखा इस मतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार नहीं। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेता के हाथ में पढ़कर बुरा हो जाता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, उनका नाटक कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो अपने काउंसिल के प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में उन्होंने हाल में ही एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए उससे संतास भी नहीं हुई। इससे बहुत दुखी हुए। यहाँ संतास मतलब संतोष को कहा जा रहा है। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई मैं प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारे जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो।
आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उसे तरह तरह के रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का सांप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार, वैसे भी जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, चरावन जमीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं जो बातें तो करते हैं कि कम्युनिस्टों की, मगर जीवन है रईसों का, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गया और संपादकीय के मुंह से जैसे कालिख लग गई। वो खुद समष्टवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तनखा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का समय अपने आसामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे हो जाएं तो यह प्रश्न ही न रहे। मेहता ने हथौड़ी की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न ये है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या ये नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं अधिक सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं है तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोध करता हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। ये तो मेरी समझ में आता है कि, लेकिन अच्छा समझना और छिपाकर खाना ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़ते हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपको साफ गोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्री। मेरे स्वर्गवासी पिता आसामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकालकर आसामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद करते थे। मगर उसी वक्त तब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार कहती थी। उन्हें अपना देवता समझकर उनको पूजा करती थी। प्रजा को पालने उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वो कौड़ी का एक दांत भी फोड़कर देना न चाहते थे। मैं उसी वातावरण से पला हूँ और मुझे गर्व है। मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और ये मानने लगा हूँ कि जब किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेंगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटा होने का अधिकार नहीं। उपजीवो होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसे खपे और सुगत नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे पूंजी ही एक रूप का समझता है, इतना कीला कितना जल्द टूट गया। उतना ही अच्छा। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारे यह हास्पद है और लज्जास्पद भी। इस अवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लजता भर दी है, यह मैं खूब जानता हूँ। लेकिन इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकता। मेरा तो ये कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपने आत्म की इतनी हत्या करनी है जिससे आत्माभिमान का नाम भी न रहे।
हम अपने आसामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों की कीमती कीमती डालियाँ ना दे तो बागी समझे जाएं, शान से ना रहे तो कंजूस कहलाए। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, ना पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जा सकता है, बस बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, स्वतहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर। आपकी जवान में कितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। ओंकारनाथ बोले, अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता मिस्टर मेहता। हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपना साथ चलाना भी। बुरे कामों में ही सहयोग की जरूरत नहीं होती, अच्छे कर्मों के लिए भी सहयोग उतना ही जरूरी है। आप ही क्यों 800 रुपये महीना हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निर्वाह कर सकते हैं। राय साहब ने ऊपरी खेत लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसे ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति से ही बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरी इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं। संपादक जी को अचंभा हुआ, अच्छा, आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहें और उन्हें हमेशा साथ रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण है। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे। आप 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ, और बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत आप समर्थक हैं वो भी तो कोई नई चीज नहीं। जब से मनुष्य में मतत्व का विकास हुआ उसी तरह मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो, ईसा सभी समाज में समता के प्रवर्तक थे। यूनानी और रोमन, सीरियाई सभी सभ्यता के उसकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण कभी वह अस्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। अगर आप इस विषय पर कोई लेखमाला शुरू कर दें तो मैं असहमत नहीं हूँ। अच्छी रकम दिलवाएंगे तो अलबत्ता। अपने सिद्धांत ही ऐसा लिया है कि खुले खजाने पब्लिक लूट सकते हैं। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं कुछ मानता हूँ, उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को आप किसी अन्याय के बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाने में तो शक्ति से बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप की चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं? आप रूस की मिसाल देंगे, वहाँ इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी राज करती है और हमेशा करेगी। तस्तरीन में पान आ गए। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमेशा उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्मा के सामने इसलिए सुर झुकाते हैं कि उसमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं कि सम्मान ही, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद में कोई भी प्रबल हो जाता है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2 देवियाँ भी उनके साथ थीं। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने हुए गंभीर और विचारशील है, मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए है, जिसके मुख छवि पर हंसी फूट रही है, मिस मालती हैं। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हैं और अब प्रैक्टिस करती हैं। ताल्लुकदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है।
आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल पर चपलता कुट कुट भरी हुई है। झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। ये सब बातें मालती के लिए कही जा रही हैं। जहाँ आत्म का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव, मनोद्गारों पर कठोर निग्रह, जिनके इच्छा या अभिलाषा का लूप सा हो गया। आपने मिस्टर मेहता के हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ, आप सूरत से ही फिलासफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलासफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है? मेहता झेप गए। बिन ब्याहे थे और नवयुवक की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब झांकते थे, मगर ज्यों ही कोई महिला आई और आपकी जवान बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता है, स्त्रियों के शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि न रहती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलासफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता बुरा न माने तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासक में थे। जहां मिस मालती जाए वहां खन्ना का पहुंचना लाजिम था। उनके आसपास बहरे की तरह मंडराते रहते। हर समय उनकी ये इच्छा रहती कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलासफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही फितरत है। तो सुनिए, फिलासफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठते हैं। आपकी तरह ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनके बात किए जाएंगे पर सुनेंगे नहीं, जैसे सुन में उड़ रहे हों। सब लोगों ने कहा मारा। मिस्टर मेहता जैसे जमीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलासफी के प्रोफेसर मिस्टर हसबैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और थे कुंवारे। मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे हैं। ये रोग सभी फिलासफरों को होता है। जब मेहता को अवसर मिला, बोले, आप भी तो इसी मर्ज में गिरफ्तार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि कहीं फिलासफर से शादी करूंगी, और यह वर्क शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थीं, मगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती तो आप ऐसे घबरा जाते जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छिड़ा करते, मगर थे बेचारे बड़े सरल हृदय। कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्र भी न रहती। मिलने वाले के घर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाए तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास आकर किताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता कि खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करनी चाहिए तो अपनी पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया और बहन भाई में जोर आजमाइश होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर कमरे के भोजन के कमरे में लाई। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुश मिजाज और मिलनसार हैं, नहीं तो इस हंगामे में क्यों आते? तो हम फिलोसफर न होंगे। जब अपनी चिंता से हमारे सिर में दर्द होने लगता तो विश्व की चिंता सिर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूँ समझ लीजिए श्रीमती जी, संपादक का जीवन दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बेचारा न अपना उपकार कर सके न औरों का। पब्लिक उससे आशा तो रखती है कि हर एक आंदोलन में वो सबसे आगे रहे, जेल जाए, मार खाए, घर के माल असबाब की कुर्की कराए। यह उसका धर्म समझा जाता है, लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर से किसी का ध्यान नहीं। हो तो सब कुछ उसे एक विद्या, हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखते ही नहीं।
आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सौभाग्य मुझे मिला है, उसमें कुछ मुझे कोई वंचित रखती है। मिसेस खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिल लिया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी। सच बात है, ये तो संपादक जी ने उन्हें प्रोत्साहित करने की छवि बनाई। सच्ची प्रतिभा उनके बहुत कम थी। क्या लिखो, कुछ सोचता ही नहीं। आपकी कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा? संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले। उनका समय मूल्यवान है। कामिनी देवी लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द, अनुराग, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग दोनों को जीवन का लक्ष्य बना लिया हो। वो क्या लिखेंगे? कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा। अगर आप उनमें से कुछ लिखा सके तो आपका प्रचार दुगना हो जाए। लखनऊ में तो ऐसा कोई रसिक है जो आपका ग्राहक न बन जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में ना होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। आज चाहूँ तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो धन को कभी कुछ नहीं समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन की ध्येय है और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षणों में लिखूंगा। संरक्षणों में रानी महारानी को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी। खुशामद से मुझे घृणा है। कामिनी ने चुटकी ली। लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर से कहा, ये खुशामद नहीं देवी जी, हृदय के सच्चे उद्गार हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइए, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। संपादक जी की वो सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सहृदय नेत्रों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहे एक क्षण में बिगाड़ दें। मुझसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा था, अगर मैं इस ब्लडी ओंकार को जेल में बंद कर दूं तो अपने को भगवान समझूं। ओंकार की बड़ी बड़ी मूछें खड़ी हो गईं, आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यूं वो बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता है। दृढ़ता भरे स्वर में बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। बस उस बज्म में अपना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिए कि ओंकार उस आदमियों में नहीं जो इन धमनियों से डर जाए, इस धमकियों से डर जाए। उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाए। उसकी अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर फेंक देने का जिम्मा लिया है। मिस मालती ने और उसकाया, मगर मेरी समझ में आपकी यह नीति नहीं आती कि जब आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनके कने काटते हैं। अगर आप अपनी आलोचना में आग और विष जरा कम कर दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट में काफ़ी मदद मिल सकती है। जनता को तो आपने देख लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद की, आपकी कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा ना निकला। अब जरा अधिकारियों को आजमा कर देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पर नाम निकले तो सरकारी दावतों में निमंत्रित होने लगे तो मुझे जितना चाहे कोसिएगा। तब यही रईस और नेस्टलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे। ओंकार अभिमान के साथ बोला, नहीं तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है। जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी जो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारी में हूँ। मैं इसे दम्भ कहती हूँ। आपकी इच्छा, धन को अपना परवाह नहीं, सिद्धांतों का खून करके नहीं। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी भी दूसरे पत्र में इतनी विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर अपने फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता। आप किसी तर्क से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओंकार नाथ के पास सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बंगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी हिमायत की, तो आखिर क्या आप चाहती हैं? इधर से भी मारे जाएं, उधर से भी मारे जाएं, तो पत्र कैसे चले?
मिस मालती ने दया न करना सीखा था। बोली, पत्र नहीं चलता तो बंद कर दीजिए। पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार पर कोई अधिकार नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग छोड़िए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहता है दिया सलाई दिखा दूँ। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, वो और चाहे कुछ भी हो सिद्धांतवादी नहीं है। मेहता खिल उठे। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद इसी विचार का प्रतिपालन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार की शक्ति है, केवल तितली नहीं। उनका संकोच जाता रहा। यही बात अभी भी कह रहा था, विचार और व्यवहार में सामंजस्य का होना ही धूर्तता और मक्कारी है। मिस मालती प्रसन्नता से बोली, तो इस विषय में आप और एक हैं और मैं फिलॉसफर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना भी जीभ में खुजली हो रही थी। बोले, आप एक एक अंग फिलॉसफी में डूबा हुआ है। मालती ने अपनी लगाम खींची। अच्छा, आपका भी फिलॉसफी में दखल है? मैं तो समझती थी आप बहुत पहले अपनी फिलॉसफी को गंगा में डुबो बैठे हैं। नहीं तो आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर ना होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती हैं कि मैं फिलॉसफरों को हमेशा फाके मस्त रखना चाहिए? जी हाँ, फिलॉसफर अगर मुंह पर विजय न पा सके तो फिलॉसफर कैसा? इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता ही फिलॉसफर न ठहरे। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी यह दावा ही नहीं किया। राय साहब, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिन औजारों से लोहार काम करता है उन्हीं औजारों से सुनार करता है। क्या करना चाहते हो आप भी उसी दशा में फले फूले जिसमें बबूल या ताड़। मैंने लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए फलने फूलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वो साधन जुटा दे जिसमें मैं उसके जीवन का उपयोग कर सकूं। ओंकारनाथ समष्टिवादी हैं। व्यक्ति की इस प्रधानता को कैसे स्वीकार करते? इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता है कि उसे काम करने की सुविधा दे के लिए 1000 महीने का जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता, तो आपको वह सुविधा देनी पड़ेगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी सी मजदूरी में कर दे तो कोई वजह नहीं कि आप पहले मजदूर की खुशामद करें। अगर मजदूरी के हाथ में अधिकार होता तो मजदूरों के लिए स्त्री और शराब भी उतनी ही जरूरी सुविधा हो जाती जितनी फिलोसफरों के लिए। तो आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या न करता। जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी आवश्यक है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने निसंकोच भाव से कहा, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। खन्ना ने अपने समर्थन किया। बंधन और निग्रह पुरानी द्योरी है, नई द्योरी से मुक्त भोग। मालती ने चोटी पकड़ी। तो अब मिसेस खन्ना को तलाक के लिए तैयार करना होगा चाहिए। तलाक का बिल तो है हो, शायद उसका पहला उपयोग आप ही करेंगे। कामनी ने मालती की ओर विष भरी आंखों से देखा और मुंह सिकोड़ लिया, मानो कह रही हो, खन्ना तुम्हें मुबारक रहे, मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपका क्या विचार है मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वो किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है और न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं। समझौता हो जाने के बाद आप अपने हाथ कट जाते हैं। तो आप तलाक के विरोधी हैं क्यों? पक्का। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत वो उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते, अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास नहीं चाहते। फिर विवाह कौन करे और क्यों? इसलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर ऐसा बहुत कम है जो लोभ से अपना गला छुड़ा सके। आप श्रेष्ठ किसे कहते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 प्रशहन का प्रोग्राम। भोजन की तैयारी शुरू हो गई थी। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे और भी कितने मेहमान आ गए थे।
सभी अपने अपने कमरे में गए और कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत जात का कोई भेद ना था, सभी जातियों और वर्णों के लोग साथ भोजन कर रहे थे। केवल संपादक ओंकार सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए और कामिनी खन्ना को सिर दर्द हो रहा था, उन्हें भोजन करने से इनकार किया। भोजनालय में मेहमानों को संख्या 25 से कम न होगी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर खिंचवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिस शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे, कोफ्ते, कबाब और पुलाव। मुर्गा, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद हो खाए। भोजन शुरू हो गया। मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो, राय साहब उन्हें पकड़ लाएं। राय साहब ने कहा, वो विष्णु हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचार निष्ठ आदमी है। अजी और कुछ न सही, तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आपकी तशरीफ रखते हैं मिर्जा खुर्शीद, यह काम आपके सुपुर्द। आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्ठे आदमी थे, भूरी भूरी मूछें, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल, सफाचट अल चकलियां, अचकन और चूड़ीदार पैजाम पहने थे, ऊपर से हैट लगा लेते। काउंसिल के मेंबर थे, पर फलाहार के समय खराटे लेते, वोटिंग के समय चौक पड़ते और नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते। सूफी मुसलमान थे, 2 बार हज कर आए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दिन के लिए क्यों जान दें। बड़े दिल लगी बाज बेफिक्रे जीवन थे। सबसे पहले बसरे में ठेके का कारोबार करते थे, लाखों कमाए, मगर सामत आई कि एक मेम से आशियाने कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म मिला। जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे, सोचा था उनके हिसाब किताब कर लें और कुछ निकलेगा ही, उसी में जिंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनमें से एक वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहां से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात्कार हुआ। महात्मा ने उन्हें सब जवाब दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठी, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुंचे तो देह के कपड़ों के सिवा कुछ न था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूतों की दुकान खोल ली। वह अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जूतों की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि बड़े भारी मुस्लिम तालुकेदार को नीचा दिखाकर काउंसिल में पहुंच गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता। यह काम आपको खुद करना चाहिए। मजा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़ें। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाजें आई, हाँ मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपये की एक थैली। हुस, 100 रुपये? लाख रुपए का धर्म बिगाड़ दूं और 100 रुपये के लिए? अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। 1,000 कौड़ी कम नहीं? अच्छा, मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी ने हाथ में रख दिया। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपये का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, ये सब हम मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश पूरी ना हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह ना रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने मासूक के लिए एक काले तिल पर समरकंद और बोखारा के सूबे कुर्बान कर दिए। आज आप सभी साहबों की जवाब मर्दी और हुस्न परस्ती का इम्तिहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे सुरमा की तरह निकाल रख दे। आपको इल्म की कसम, माशूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम न हटाएं। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। लेकिन लखनऊ की हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती? भाषण समाप्त करते ही मिर्जा ने हर एक तरफ जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनकी जेब में 5 रुपए निकले।
मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब, वाह, नाम बड़े दर्शन छोटे, इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और अब जेब में 5 रुपए। लाहौल विला कुवत, कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेस खन्ना से कम 100 रुपये वसूल लाएं। खन्ना खिसिया कर बोले, अजी, उनके पास एक पैसा भी ना होगा, कौन जानता था कि आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर, आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। अच्छा, तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते मिस्टर मेहता, आप फिलस्फर हैं, मनोविज्ञानी के पंडित, देखिए, अपनी भद न कराइए। मेहता साहब शराब पीकर मस्त हो जाते हैं, उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता है और विनोद संजीव हो जाता है। लपक कर मिसेस खन्ना के पास गए और 5 मिनट ही में मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे भी से आने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुश नसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा, हमारा, और जेब से 100 100 रुपए के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाजें आली, कमाल है, मानता हूँ उत्साह क्यों ना हो फिलोसफर जी जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया, बताओ क्या जादू मारा। मेहता अकड़कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था, जाकर पूछो, अंदर आऊं? बोली, आप हैं मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहां लोग ब्रिज खेल रहे थे। मिस मालती 500 रुपये हार गई और अपनी अंगूठी बेच रही थी। अंगूठी 1000 रुपये से कम की न थी। आपने तो देखा, बस वही, आपके पास रुपए हो तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज ले लीजिए, ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए न दिए तो बेदाग निकल जाएगी। पीछे से कौन देता है, शायद इसलिए उन्होंने अंगूठी निकाल के 500 रुपये किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, ना जाने कब क्या जरूरत पड़े। खन्ना खिसियाकर बोले, जब हमारे प्रोफेसर का ये हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक। खुर्शीद ने घाव पर नमक छिड़का, अरे, तो ऐसा कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है? खुदा झूठ ना बोलवाए तो ये आपकी एक दिन की का आमदनी है। समझ लीजिए, एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती के हाथ। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी, देखिए मिर्जा, तबेले में लतियाऊं अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तखा की तलाशी हुई, मुश्किल से 10 रुपये निकले। मेहता की जेब से केवल अट्ठनी निकली। कई सज्जने ने 1 1 2 2 रुपये खुद दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। ये कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे, लेकिन राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं, धन्यवाद। राय साहब के हाथ थी हॉल में आबिराजे, उधर नौकरों ने मेज साफ कर रही थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ समझते होंगे, मैं समझती हूँ, मैं आपका सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ न समझें और आपको शोभा भी नहीं देता, लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं सभी आपको राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपके इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य न समझें, लेकिन वो समय बहुत दूर नहीं, मैं तो कहती हूँ वो समय आ गया है जब हर नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपका चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त में थोड़ी बहुत जागृति है, वो भी आपके महान उद्योग का प्रसाद है। आपको ये जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपको देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हैं। और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हों। ओंकार के जीवन में ये पहला अवसर था। उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले,
ये वो कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज में ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की। उन लोगों में वह किसी तरह मिल ना पाते, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थधरता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रंगेते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोई की जगह उच्च श्रृंखलता कर बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में उनका आज इतना सम्मान। कहीं है आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सदुद्योग कहीं निष्फल नहीं जाता। यह ऋषियों का वाक्य है, वह स्वयं अपने नजरों में उठ गए। ओंकारनाथ कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इन सम्मान को व्यक्ति का सम्मान नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे स्वीकार किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित को बनना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू, जिसके जवाब में जादू, जिसके व्यक्तित्व में जादू। वह कैसे कहता है कि वो प्रभावशाली नहीं है? वो जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1,000 का चंदा भी हो गया है और अभी सारा शहर प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकार पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उसके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसे गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचारा दिया, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना फर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहें। मिस मालती ने देखा उनकी बातें कुछ कुछ असर करने लगी और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम में महानता न समझते तो यह सभा स्थापित होती और ना आपके इस सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते, लेकिन यह मेरा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधक आपका पत्र है। हमने निश्चित किया है कि हर एक नगर गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटी और जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यही विराजमान हैं। अगर हर एक 5-5 सौ प्रति भी ले जाए तो 25,000 प्रतियां आप यकीन समझे। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि कौंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए और हमें विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकार ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डिपुटेशन ले जाना चाहिए। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। उनसे कहा होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं है, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है, मिस्टर मेहता ने सुधारा नहीं महाशय। तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए। बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने तो तपस्या की, वह इस प्रांत की नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने प्रशंसा का एक पेग और दिया। हमारे संघ ने यह निश्चित भी किया है कि काउंसिल में अब जो जगह खाली है उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम लोग कर लेंगे।
आपको न खर्च से मतलब, न प्रोपगेंडा से, न दौड़ धूप से। ओंकार की आंखें की ज्योति दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोग को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ न लगा। अब हमने आपसे सच्चा पथ प्रदर्शन, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार, अपने दम को तिलांजलि दे देनी चाहिए। हमें आज से कोई न ब्राह्मण है, न शूद्र, न कोई हिंदू, न मुस्लिम, न कोई ऊंच, न कोई नीच। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद में खेलने वाले, एक ही थाली में खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता, कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकार जैसे विशाल हृदय के व्यक्ति हो, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों, वे कृपया करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं है कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेदभाव नहीं रह सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका, मुझे संदेह कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। ओंकार का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवाक सहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे न उखाड़ने लगे। नहीं, यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनकी मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना। ओंकार का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का, रमनी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? ये तो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति का जिसके नयन बानों से अपने हृदय को बिधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौर चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले से ही तैयार था। मालती ने ओंकार को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ ग्लास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठा काफुर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थिति के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर कर दो। लेकिन आज तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं, परिस्थिति की विधि और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, न पी हो। उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से और पीते भी कहाँ? फिर वह तो रेलगाड़ी पर न चढ़ते थे, कल का पानी न पीते थे, अंग्रेज पढ़ना पाप था। समय कितना बदल गया। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो हम पीछे रह जाएंगे। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो सिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे तरसते हैं, वो आज आपके सामने खड़ा है। क्या वो ठुकरा सकते हैं? उन्होंने ग्लास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए और सब लोग को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो, अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया। क्या समझते हैं मैं निरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हाल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ न पूछो, जिसे पिटारे में बंद कह कहे निकल पड़े हों। वाह देवी जी, क्या कहना, कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया, नमक का कानूर तोड़ दिया, धर्म का किला तोड़ दिया, नीम का घड़ा फोड़ दिया। ओंकार के कंठ के नीचे शराब का पोषणा था कि उसकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की छाती थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है वह उसकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों में इस प्रसाद पर मैं 1000 धर्मों को निछावर कर सकता हूँ। कह कह से हॉल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा, आंखें झुकी पड़ती थी। दूसरा गिलास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है।
आप लोग पिए और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने ग्लास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिदवी ने अपने पूज्य सादर साहब के शान में एक कसीदा कहा। आप लोग की इजाजत हो तो सुनाऊं? चारों तरफ से आवाज आई, हाँ हाँ जरूर सुनाइए। ओंकार भंग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क उनका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला अवसर था। भंग का नशा मथर गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वे कहते हुए हैं, मुंह से निकलते हुए फिर यह ज्ञान भी जाता रहा। वो क्या कहते हैं, क्या करते, उनकी सुधि ही न रही। यह स्वप्न का रोमनी वैचित्र न था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें सारा का साकार निराकार हो जाता था। न जाने कैसे उनके मस्तिष्क में कल्पना जाग उठी कि कशीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोली, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं आए होगा, नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है। हम अभी इस सभा को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा, तुम हमारी तारीफ क्यों की? क्यों की, बोलो। हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं, किसी के बाप का नौकर नहीं, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक हैं। उसमें सबका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारा नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं, हम सबका गुलाम है। हम आपका चरण रज है। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा। ये कहते हुए मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटाकर वही जमीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम राम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकालें। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है। एक एक को अपने पत्र में रंगेदेगा और रंगेदेगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना जोड़ नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, वह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ पहुंचे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे। सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला ढाला कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सरदरी, सिर पर पगड़ी, कुल्लाह में गंदो चमड़े का बैग लटकाए, कंधे पर बंदूक रखे, कमर में तलवार बांधे, ना जाने किधर से आकर खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार, कोई यहाँ से मत जाओ, हमारा साथ का आदमी पर डाका पड़ेगा। यहाँ का जो सरदार है वहाँ हमारा आदमी लूट लिया है, उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। रायब साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसे लूट, कैसा डाका, ये तुम लोग काम है? यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता, साफ साफ कहो क्या मामला है। अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछा है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक, हमारी कोठी में 25 जवान है। हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता है 1,000, वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका। हम बताएगा कैसा डाका होता है। हमारा 2500 जवान अभी आता है, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे निकल जाए। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता। नहीं, हम सबको कत्ल कर देगा, अरबी फैर कर देगा। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता। हमारा अपना कांसल है। हम सबको खत लिखकर लाट साहब के पास ला सकता। हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1,000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरे के माल को लूट सकता है और यह मासूक के साथ शराब पीता है।
मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वो बाज की तरह टूट कर उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाओ, नहीं तो अब तुमको उठा ले जाएगा, अपने कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम असफिक आशिक हो गया। या तो हमको 1,000 अभी दे दो या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुमको यहीं छोड़ेगा। तुम्हारा आशिक हो गया है। हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस तरह 25 जवान है। इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान है। हमारे कबीले में 10,000 सिपाही है। काबुल के अमीर से लड़ सकता है। अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना खिरात देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा और तुम्हारा माशूक को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको लुत्फ आता है। हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस अब आतंक छा गया। मिस मालती चहकना भूल गई। कना की पिंडलियां कांप रही थी। बेचारे जो चोट चपेट के भय से एक मंजिल बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए मसूली पर चढ़ने के काम न था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराइन का अभिमान था। वो अपने ही गांव में एक पठान से डर जाना हास्यपद समझते थे, लेकिन उनकी बंदूक क्या करते। उन्होंने जरा ही चीचपड़ किया और उससे बंदूक चलाई। हुश तो होते ही हैं ये सब, और निशाना भी अब इन सबों का कितना अचूक हो। अगर उसके हाथ में बंदूक हो तो राय साहब उसके सींग मिलाने को नहीं तैयार हो। मुश्किल यही था कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता, नहीं तो हम दम दम ये सारा गांव जमा हो जाता और इसके पूरे जत्थे को पीट पीट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेल कर बोले, हमने आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं। मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ और ये देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमी को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटका, पैतरे बदले और बंदूक को कंधे से उतार कर हाथ में ले लिया और दहाड़ा, मत बक बक करो। काउंसिल का मेंबर हम इस तरह पैरों से कुचल देगा। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत। हम खुदा ताला के सिवा और किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो अब तुमको कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की दोलानी देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी। शैतान बरबस कहे जाते हैं। तुमने हमारे रुपए लूट लिए। ना सुनता है, ना कुछ समझता है, ना किसी को बाहर आने जाने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मग्न थे। जमींदारों के नौकर यूं भी आलसी और कमजोर होते थे। जब तक 10 दफे न पुकारा जाता बोलता ही नहीं। और इस वक्त तो वे शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उसके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती। दम भर में खान का सारा खानपन निकल जाता। दाढ़ी के एक एक बाल नोच जाते। कितना गुस्सेवर है। होते भी तो जल्लाद है। न मरने का गम, न जीने की खुशी। मिर्जा साहब ने अंग्रेजी में बोला, अब क्या करना चाहिए। मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अक्ल काम नहीं करता। मैं आज अपना पिस्तौल घर में छोड़ आया, नहीं तो मजा चखा देता। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, अब आपकी क्या सलाह है। मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठ देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते उज्जड़ पठार मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोग के खून में जरा भी गर्मी नहीं। आपको जान प्यारी है। क्यों एक आदमी बाहर आकर शोर नहीं मचाता। क्यों आप लोग उस पर झपट कर अपने हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते। बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो, एक या दो की जान जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी, लोग न समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फेर कर दे तो सफाया हो जाए। बहुत होगा, पुलिस से फांसी की सजा दे देगी। वो भी क्या ठीक एक बड़े कबीले का सरदार। उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा। राजनीति के सामने न्याय कौन पूछता है। हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो गए। दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। कितने मजे से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते हुए इस शैतान ने आकर नई विपत्ति खड़ी कर दी। और ऐसा जान पड़ता है, बिना दो एक खून किए मानेगा नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी, आप तो हमें ऐसे लड़ाड़ रही हैं मानो अपनी प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मुंह प्राणी मात्र में होता और हम लोग में भी है।
कोई लज्जा की बात नहीं। आप अपनी जान इतनी मस्त समझती हैं। यह देखकर मुझे खेद होता है। 1,000 का तो मुआवला है। आपके पास मुफ्त के 1,000 हैं तो उसे देकर विदा कर देती। आप खुद अपनी इतनी बेइज्जती करा रही हैं। इससे हमारा क्या दोष? राय साहब ने गर्म होकर कहा। अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं इसे भिड़ जाऊंगा। आखिर ये भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिलाकर कहा। राय साहब, आप अभी तो इन सबों के मिजाज से वाकिफ नहीं। ये फेर करना शुरू करेंगे तो फिर किसी से जिंदा न छोड़ेंगे। इनका निशाना बेख्ता होता है। मिस्टर तनखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हजार का वारा रख करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले, सबसे सरल उपाय यही है कि अभी खन्ना जी ने बताया 1,000 की बात है और रुपए मौजूद हैं तो आप लोग इतने सोच विचार कर रहे हैं। मिस मालती ने तनखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं, मैं ये ना समझती थी। मैं भी यह समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं और आप वो भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी। खान इतनी देर में चिल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, अब नहीं मानेगा। इतनी देर यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। तुमको 1 लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता तो हम सीटी बजाकर हमारा 50 जवान यहाँ आ जाएगा बस। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा, दिलदार अब तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है मगर कोई सच्चा आशिक नहीं। सच्चा इश्क क्या है हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर छुपा सकता है। मिर्जा ने घिघियाकर कहा। देवी जी, खुदा के लिए इन मोजी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर कर याचना की। हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तन तन बोले। हरगिज नहीं, आज जो कुछ होगा हो जाने दीजिए, या तो हम खुद मर जाएंगे। इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक सिखा देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट कर बताई। शेर की माद में घुसना कोई बहादुरी नहीं, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। मगर मिस मालती ने मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप्त नेत्रों में उन्हें आश्वस्त कर दिया और इस कांड में उन्हें मन चलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर तक नर पुंगवों के बीच में रहकर उनकी बर्बरता प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। विशिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जरता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनपढ़ पठानों ने उन्नत प्रेम के लिए उनका मन तोड़ रहा था। जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खान के सामने जाकर निशंक भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ जोड़कर कहा, तो हम तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकते। हम तुमको 1,000 आदमी के बीच से ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने माशूक के लिए जिस्म का एक एक बोटी नुचवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़ कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वो राजा जनक का माली बना हुआ था। उसने अभिनय के ने देहाती को हंसाते हंसाते लौटा दिया। उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए, वो भी तो आकर देखे कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उसने यार दोस्त भी देखे, कैसे मालिक को बुलवाए। वो अवसर खोज रहा था और ज्यों ही मोहलत मिली दौड़ा हुआ आया। मगर यहाँ दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा हो गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया और उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा था कि खान ने उसके सामने बंदूक तान कर डांटा, कहा जाता है सुअर हम गोली मार देगा। होरी गंवार था। लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सड़क पर लाठी लेकर पील पड़ता था। वो कायर ना था, मारता या मरना दोनों ही जानता था। मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी ईख न चलती। बंधे बंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े। मगर वह जब मालिक ललकारे हों तो फिर किसका डर। तब वो मौत के मुंह में भी कूद सकता था। उसने झटपट खान की कमर पकड़ी और ऐसा अडंगा मारा कि खान चारों खाने चीत जमीन पर आ रहा और नशा पस्तों की गालियां देने। होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़ के खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुलाह उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे, ये तो मिस्टर मेहता हैं। वाह वाह। लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया।
कोई उनके गले लगता, कोई उनकी पीठ पर थपथपी देता और कोई मिस्टर मेहता के चेहरे पर हंसी न थी न गर्म, चुपचाप खड़े थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रूप से कहा, आपने यह बहुरूपीपन कहाँ सीखा? मेरा दिल अभी धड़ कर रहा था। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जमा वर्दी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा।